प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल आज की चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली। मेरा मकसद होगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जो लोग जानते हैं उनकी बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके समझ में साधारण शब्दों में ये विषय आ जाए। भारत में जो शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की है। केंद्र की एक सरकार है जो पूरे भारत पर शासन करती है, और राज्यों की अपनी सरकारें हैं जो अपने राज्य सीमा में शासन करती हैं, कानून बनाती हैं। तो ऐसे में भारत में जो सरकार का अस्तित्व है वो दो प्रकार का है, यानी केंद्र सरकार है और राज्यों की सरकारें हैं। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो संसद में बनाती है, इसलिए संसद को विधायिका भी कहते हैं। और संसद के अंतर्गत ही जो उसका लोकसभा जो एक सदन है उसके अंतर्गत ही सरकार का गठन होता है। यानी जब चुनाव होता है 5 साल पे, तो कोई भी पार्टी अगर 272 का बहुमत जो है वो लोकसभा में साबित कर देती है तो फिर उस पार्टी को जो है सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए लोकसभा ही वो स्थान है जहां से सरकार का सृजन होता है, क्योंकि 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है, जैसा कि अभी 2024 में होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अभी अगर देखा जाए, ऐसे संसद में 552 पद हैं, लेकिन 543 अभी जो है वो पद वहां पर जितने सांसद हैं उनकी संख्या 543 है। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है उसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो है वो दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति संघ की शक्ति है, केंद्र की शक्ति जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करती है, और एक शक्ति वो है राज्यों की, जो तरह तरह की राज्य सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। तो वो अपने दायरे में रह करके शासन करती हैं राज्य सरकारें। तो मानी सी बात है कि अगर सरकारों का अस्तित्व अलग अलग है तो ऐसे में विषय जो कानून बनाने के विषय हैं वो भी अलग अलग होंगे। यानी संघ की सरकार को भी विषय प्रदान किए गए हैं और उन विषयों के आधार पर संसद में कानून बनाया जाता है। राज्य सरकारों को भी राज्य सूची के विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची और राज्य सूची भी, और एक समवर्ती सूची भी है जिसमें एक संघ की सरकार और राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कानून ऐसा कोई कानून बना दिया गया कि संघ ने भी कानून बनाया हुआ है उसी विषय पर और राज्य ने भी बनाया हुआ, तो संघ का कानून लागू माना जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इसका क्या मतलब है? यहाँ क्योंकि एक संसदीय शब्द आ रहा है, संसद, और दूसरा शब्द है शासन, और तीसरा शब्द है प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि भारत में जो भी शासन होगा वो संसद के अंतर्गत होगा, संसद के अधीन रहते हुए होगा। यानी केंद्र की जो सरकार है वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति, यानी विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि उसका गठन ही लोकसभा से होता है। तो ऐसे में भारत में कोई भी कानून जो बनाया जाएगा तो संसद के अंतर्गत बनाया जाएगा। संसद ही केंद्र की सरकार को पैसा उपलब्ध कराएगी। जो हर साल बजट जारी होता है तो संसद के माध्यम से सरकार को बजट उपलब्ध कराया जाता है, जिसके जरिए केंद्र सरकार अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को लागू करती है। तो जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। इस संघीय व्यवस्था में क्या है कि भारतवर्ष को दो प्रकार की सरकारों में बांटा गया है। एक केंद्र की सरकार है यानी संघ की सरकार है, और एक राज्य की सरकारें हैं। राज्य की जो सरकार उसमें बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे क्योंकि राज्य हैं भारत के अंदर, तो राज्य की सरकारें भी हैं। तो ऐसे में संघ सूची यानी विषय भी बांट दिए गए हैं। यानी भारत के संविधान में विषयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। वो विषय जिसमें कानून सिर्फ संघ की सरकार, केंद्र की सरकार बना सकती है, जैसे कि रक्षा का क्षेत्र है, तो जो रक्षा का मामला है, विदेश मामला है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो केंद्र के अधीन हैं, उस पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती, उस पर पूरी तरीके से केंद्र का अधिकार है। और कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य के अंतर्गत हैं, तो संविधान में केंद्र सूची यानी संघ की सूची और राज्य सूची, ये टॉपिक्स पर भी बटा हुआ है, ताकि पता होना चाहिए कि कौन सा विषय जो है वो संघ के अधीन है और कौन सा विषय राज्य के अधीन है, ताकि उन विषयों पर शासन किया जा सके, कानून बनाया जाए और शासन किया जाए।
तो ये दो बात हमको समझ में आ गई कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका मतलब ये है कि भारत के अंदर यानी केंद्र की जो सरकार है वो कोई भी कानून बनाएगी तो संसद के अंदर ही बनाएगी, और केंद्र की सरकार का जो उदय होता है वो संसद से ही होता है, यानी लोकसभा के अंतर्गत जब चुनाव होता है पूरे भारतवर्ष के अंदर तो उसमें 272 का बहुमत अगर लोकसभा में कोई पार्टी या अकेले या गठबंधन के आधार पर बहुमत सिद्ध कर देगी तो उसको सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। सरकार का मतलब है कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अब इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये संविधान में लिखा गया है 3 प्रकार के मंत्री होंगे। जो केंद्रीय मंत्री होंगे उनके अंतर्गत पूरा का पूरा विभाग होगा भारत का। जैसे मान लिया शिक्षा मंत्रालय है तो अगर कोई केंद्रीय मंत्री होगा तो उसके अधीन पूरा शिक्षा मंत्रालय आ गया। जैसे रेलवे है तो रेलवे के अंदर एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, रेलवे के मंत्री होते हैं, वो केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्रियों को रखा जा सकता है क्योंकि काम ज़्यादा होता है, तो राज्य मंत्री जो है वो मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं केंद्रीय मंत्रियों की। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो मंत्री हैं यानी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनको मिला करके मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो ये जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र, इनके पास अपना विभाग होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है तो राजनाथ सिंह के अधीन है, तो पूरे भारतवर्ष में जो भी रक्षा का मामला होगा वो राजनाथ सिंह के अधीन ही होगा, यानी वही उस पर अंतिम निर्णय लेंगे, उनको बताया जाएगा। और उनके अधीन बहुत सारे कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, तो वो सारे जितने कर्मचारी हैं वो राजनाथ सिंह के अधीन ही अंतर्गत कार्य करेंगे। तो वो सारे कर्मचारी कौन हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कार्यपालिका का अंग हो जाते हैं। तो ऐसे में एक शब्द आता है कार्यपालिका और एक शब्द आता है मंत्रिपरिषद। तो जब हम कार्यपालिका की बात कहते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत किसी विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आ जाते हैं। यानी कार्यपालिका का मतलब है कि सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसको ज़मीनी स्तर पर उस कार्य को पालन करवाना, लागू कराना। और सारे IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उस विभाग के अंदर। जैसे कि रेलवे मंत्रालय है तो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं वो सब कार्यपालिका का हिस्सा हैं और वो स्थायी कार्यपालिका का अंग कहलाते हैं जितने अधिकारी, क्योंकि उनका एक रिटायरमेंट की उनकी एज होती है। लेकिन जो रेलवे मंत्री हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो भी सरकार गठित होती है वो 5 साल के लिए होती है। 5 साल में दोबारा पूरे भारत में चुनाव होता है। तो जब हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं तो संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों ही निकाय को मिला करके सत्ता या शक्ति कह लें, क्योंकि राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति तो एक जीवित इंसान है, लेकिन जब हम लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की, तो वो दोनों भवन हैं। दिल्ली के अंदर संसद भवन है 2, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम जो है वो 552 है, लेकिन अभी 543 सदस्य हैं। और एक सदन है राज्यसभा जिसमें 250 सदस्य हैं। तो लोकसभा बहुत शक्तिशाली सदन है। इसके अंतर्गत ही जब चुनाव होता है पूरे भारतवर्ष के अंदर तो फिर 272 का जो आंकड़ा है, जब कोई साबित कर देगी कोई पार्टी, तो उसको सरकार बनाने का मतलब मौका मिलेगा और फिर जो नेता होंगे वही प्रधानमंत्री मानी सी बात बनेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में जब कोई भी सरकार मतलब कोई भी पार्टी जब 272 का आंकड़ा लोकसभा में बहुमत साबित कर देती है तो उसके जो प्रमुख होते हैं पार्टी के, वो जो है राष्ट्रपति को मंत्रियों की लिस्ट भेजते हैं। तो उसी के आधार पर फिर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर सकते, यानी उसको इनकार नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से यानी पार्टी प्रमुख के माध्यम से मंत्रियों की जो लिस्ट सौंपी जाती है उसमें कोई कटौती या संशोधन नहीं कर सकते, वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रपति की जो हैसियत है अगर हम देखें और प्रधानमंत्री की हैसियत, इन दोनों में तुलना करें तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के नहीं आते हैं। उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी वो इनडायरेक्टली चुन करके आते हैं। इनडायरेक्ट से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। जबकि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा के अगर मान लिए कि लोकसभा से जीत करके आते हैं तो जनता के माध्यम से आएंगे, और अगर वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं तो ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, क्योंकि राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो सीधे जनता से चुन के नहीं आते, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है
और राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है वहां राज्यसभा का चुनाव होता है। जितने भी राज्यसभा में विधायक होते हैं, मतलब राज्य की विधानसभा में जितने विधायक होते हैं वो वोट देते हैं, तो उसके आधार पर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। भारतवर्ष के अंदर जो राज्यसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की वो 250 है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीटों को फिक्स कर दिया गया है, उतने ही सदस्य राज्यसभा में जा सकते हैं। तो ऐसे में हर राज्य की, मतलब जो राज्य है वहाँ की विधानसभा से एक निश्चित सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से मान लिए नियुक्त होते हैं तो ऐसे में वो अप्रत्यक्ष रूप से ही एक प्रकार से माना जाएगा कि वो एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री हैं उनके मामले में दो प्रकार की संभावना हो सकती है। या तो वो लोकसभा के सदस्य हैं तो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के वो प्रधानमंत्री बने हैं, और अगर वो राज्यसभा से मान लिए उसके सदस्य हैं तो राज्यसभा के अगर मेंबर हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाएगा कि वो निर्वाचित हैं। तो इस तरह से 272 का आंकड़ा लोकसभा में जब साबित कर दिया जाता है तो पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो जब सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री को ये अनुमति होती है कि वो राज्यसभा से भी मंत्री बना सकते हैं। जो 3 प्रकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो राज्यसभा से भी किसी को मंत्री बना सकते हैं, और लोकसभा से तो बना ही सकते हैं, उसकी संख्या वैसे भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ में भारत के किसी भी नागरिक को जो कि एक निश्चित योग्यता रखते हों उनको भी वो मंत्री बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई भी इंसान ऐसा जिसको कि मंत्री बनाया गया है वो संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री बन जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका सदस्य बनना होगा हर हाल में, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा लेखक हो या कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, अगर उसको मंत्री बनाना हो और वो ना तो राज्यसभा के ही मेंबर हैं ना लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री चाहें, यानी जो पार्टी के प्रमुख हैं, अगर चाहें तो किसी को भी वो मंत्री बना सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, राज्य मंत्री बना सकते हैं, उप मंत्री बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान 6 महीने तक के लिए ही वो मंत्री पद पर रहेगा। उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, ये शर्त है संविधान के अंतर्गत। इसलिए लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी बहुमत साबित कर देती है तो उसको अपने हिसाब से, यानी प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से अपनी मंत्रिपरिषद का आकार तय करने का अधिकार होता है। तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं, जिसको चाहे मंत्री बनाएं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो संसद है उसमें 2 प्रकार के सदन और एक राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के ही संसद बनती है। जब भी हम संसद का उपयोग करते हैं या संसद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो हैसियत है वो संसद के अंग के रूप में है। राष्ट्रपति जो हैं वो देश के तो प्रमुख ही हैं, राज्य के तो प्रमुख ही हैं, साथ साथ में वो संसद के अंग भी हैं। तो ये है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था लागू है उसका मतलब ये है कि जो संघ की सरकार होगी, जो केंद्र की सरकार होगी, वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी संसद के अंतर्गत रहते हुए ही शासन करना होगा, अपने कार्यकलापों का पूरा ब्यौरा संसद को देना होगा, और जो भी नीतियां निर्धारित होती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसी कार्यक्रम सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से बनाए जाते हैं, वो संसद के दोनों सदनों में पारित होते हैं। सरकार को कोई अगर कानून बनाना है तो विधेयक लाया जाता है, फिर वो विधेयक लोकसभा से, राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर वो भारतवर्ष में कानून लागू होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि सरकार जो होगी वो निश्चित अवधि के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, और वो संसद का पूरा उस सरकार पर नियंत्रण होगा। संसद के अधीन रहते हुए ही केंद्र सरकार को काम करना होगा, और केंद्र सरकार को हर साल जो पैसा दिया जाता है बजट के रूप में, वो संसद ही उसका अनुमोदन करती है। तो इसलिए भारत में संसद की जो संप्रभुता है, संसद की जो पकड़ है, वो सरकार के ऊपर पूर्ण है। सरकार जो है वो तब तक बहुमत में रह सकती है जब तक कि लोकसभा के अंदर उसको बहुमत, यानी सरकार की सत्ता पूरी तरीके से तभी रहेगी जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर एक अंक भी कम होगा 272 से तो सरकार गिर सकती है। तो इसलिए सरकार का जो कार्यकाल है वो सैद्धांतिक तौर पे तो 5 साल का है, लेकिन अगर बहुमत नहीं है 272 का तो 5 साल के अंदर भी सरकार गिर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है वो सामान्य रूप से तो 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष के अंदर भी वो सरकार गिर सकती है। तो ये कोई निश्चित नहीं है।
लेकिन ऐसे निश्चित कर दिया है कि 5 साल सरकार चलेगी, जब तक बहुमत रहेगा चलती रहेगी। तो इस तरह से केंद्र के स्तर पर अगर हम देखें तो संसद का पूरा नियंत्रण है, और अगर राज्य के स्तर पर देखें तो राज्यों में विधानसभा होती है, और जो विधानसभा होती है वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, और विधानसभा के अंदर एक निश्चित बहुमत होता है। हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है। विधानसभा क्या है? राज्य के लिए कानून बनाने की एक जगह है। राज्य सरकार जो होगी वो मुख्यमंत्री के अधीन उनकी जो मंत्रिपरिषद होगी वो विधानसभा के अंतर्गत रहते हुए ही शासन करेंगे। विधानसभा में कोई कानून को पारित कराएंगे तब वो उस राज्य में कानून लागू होगा। राज्य सरकारें क्योंकि अलग अलग हैं, ऐसे में हर राज्य सरकार का अपना अपना कानून होता है। वो कानून सिर्फ उसी राज्य के अंतर्गत लागू होगा। जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं वो कार्यपालिका का सदस्य होते हैं, क्योंकि जो राज्य की सरकार होती है वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से अपनी नीतियों को लागू करती है। तो ये मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष के अंदर 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार यानी संघ की सरकार और राज्य की सरकारें। इन दोनों सरकारों में विषयों को बांट दिया गया है, और विषयों का बंटवारा जो किया गया है वो महत्ता के आधार पर भारत की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। जैसे कि विदेश मंत्रालय है, विदेशी मामला है, वो राज्य सरकारों को नहीं दिया गया है, वो केंद्र सरकार को दिया गया है। रक्षा मामला है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। संचार का मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संघ की सरकार ही उन विषयों को संचालित कर सकती है। लेकिन जो स्थानीय स्तर के विषय हैं उन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य की सरकार उन विषयों पर विधानसभा के अंदर कानून बना सकती हैं। विधानसभा के अगर हम विधानसभा की बात करें तो राज्य के प्रमुख की अगर हम बात करें तो वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जिनको कहा जाता है, तो वो किसी राज्य के प्रमुख होते हैं। लेकिन अगर भारत वर्ष की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के जो हैं वो प्रमुख होते हैं, वो राज्य के प्रमुख होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। इसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, यानी जो राज्य की जो सरकार होती है उसके प्रमुख होते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल किसी राज्य की बात करें, उसके प्रमुख की बात करें, तो राज्यपाल होते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में शासन व्यवस्था मतलब चलती है कि 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें। तो इस तरह से विषयों का भी बंटवारा कर दिया गया है, फिर उसी के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं कि जो समवर्ती सूची के अंदर रखे गए हैं, केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य की सरकारें भी कानून बना सकती हैं। बस ये है कि दोनों का कानून अगर टकराएगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा सत्ता में। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था या उसकी संसदीय शासन प्रणाली जो लागू है, प्रणाली जो है एक व्यवस्था को कहते हैं। तो भारत के अंदर केंद्र की जो सरकार है वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद को सारे अपने कामकाज के विवरण देने पड़ते हैं, कानून संसद में ही पारित होता है। तो संसद वो स्थान है जो विधायिका है। विधायिका यानी विधान बनाने का स्थान, कानून बनाने की जगह, वहीं से कोई कानून बनेगा। और वहीं से कार्यपालिका का यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी सृजन होगा, क्योंकि लोकसभा में जब तक बहुमत साबित नहीं किया जाएगा तब तक केंद्र की सरकार गठित नहीं हो सकती, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, वीडियो में कुछ दिन लगा है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक नियमित रूप से आपके सामने वीडियो जो है वो पेश किया जाए। नाम की जहां तक बात है इसमें, तो नाम क्योंकि यूट्यूब में मैंने ऐसा रख दिया है आज की चर्चा कि ये सर्च करने पर मिल नहीं रहा है, तो इसको देखेंगे, क्योंकि सर्च करने पर मिलना भी चाहिए, वरना फिर लोग लिंक मांगते हैं। तो ऐसे में देखेंगे अगर ऐसा कोई नाम नज़र आएगा कि जो सर्च करने मिले, मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना कोई ऐसा ही नाम रखता कि यूट्यूब में सर्च अगर किया जाए उस नाम के आधार पर तो वो सामने आ जाए। तो देखता हूं अगर कोई फिर नाम मिलेगा तो ऐसा रखूंगा जो थोड़ा सा यूनिक हो, विशेष हो, जो सर्च करने पर सामने रिजल्ट दिखा दे। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। और ये जो वीडियो है पूरी तरीके से मतलब नॉलेज आधारित है, तो ऐसे में शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।